नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों आज का जो क्लास है वो है बिहार CGL जो वैकेंसी आई है बिहार CGL 4 उसकी है सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 MCQ मिलेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन करने की इसकी कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे? फुल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोग भी क्वेश्चंस का आंसर देते जाइएगा और नोट कीजिएगा कि आपके 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है एक कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगन। यह किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए सबसे पहले नंबर बात करें हम कालीबंगन की, क्या बात करेंगे? कालीबंगन की। तो कालीबंगन जो है एक राजस्थान में स्थित एक शहर है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में शहर है। और कालीबंगन का जो अर्थ है, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। ठीक है, काली चूड़ियां, समझे? कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। और यह कालीबंगन शहर जो है, कालीबंगन स्थल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है घग्गर नदी के किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? घग्गर नदी के किनारे पाया जाता है। अगर राजस्थान में और बात करें, राजस्थान के इसी कालीबंगन से और क्या क्या मिलता है? तो देखिए कालीबंगन से जो है हमें, कालीबंगन से सबसे पहला नंबर चीज मिलता है एक जुती हुई भूमि, जुते हुए खेत। क्या मिलते हैं? जुते हुए खेत अर्थात भूमि। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो कालीबंगन से। और एक और है अग्निवेदिकाएं। एक क्या है? अग्निवेदिकाएं। तो अग्निवेदिकाएं यह कहां से मिलती है? तो यह भी आपके कालीबंगन से मिलता है। कहां से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है। चलिए यहां तक समझ में आया। बात करेंगे सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ एक स्थल है? तो सिंधु सभ्यता जो है एक सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे ही जो है सिंधु सभ्यता बसा हुआ है। अब हड़प्पा रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा है। क्या है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। घग्गर का पता चल गया, कालीबंगन। और भोगवा नदी के किनारे की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे क्या है? एक लोथल शहर है। क्या है? एक लोथल है। भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो लोथल। और लोथल क्या है? तो एक प्रसिद्ध जो है बंदरगाह है। क्या है? एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता स्थल में हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता जो है पूरी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। कालीबंगन किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। काली नदी किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो आपका आंसर क्या हो गया? घग्गर। कालीबंगन से क्या क्या मिला है आपको? तो कालीबंगन से जो है क्या क्या मिला? तो कालीबंगन से एक मिला हमको जुते हुए खेत और अग्निवेदिकाएं। और कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। चलिए क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का क्या अर्थ है? त्रिपिटक समझिएगा। त्रिपिटक जो है 3 प्रमुख ग्रंथों का समूह है। 3 प्रमुख ग्रंथ, 3 बौद्ध ग्रंथों का समूह है। 3 बौद्ध ग्रंथों का समूह है, समझे? और वह 3 बौद्ध ग्रंथ कौन से? वह 3 बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो पहला बौद्ध ग्रंथ है आपका, जो पहला बौद्ध ग्रंथ है वो है आपका विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक, समझे? विनय पिटक।
और जो दूसरा है वो है आपका सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। और जो तीसरा है वह कौन सा है? तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, समझे? अभिधम्म पिटक। बात करेंगे विनय पिटक की, तो विनय पिटक में आपको क्या मिलेगा? तो विनय पिटक में जो है, विनय पिटक में आपको किस चीज की जानकारी मिलती है? तो विनय पिटक में आपको भिक्षुओं के लिए नियम, अर्थात मठवासी जीवन, मठवासी जीवन, मठवासी जीवन के नियम, मठवासी जीवन के नियम किसके लिए बनाए गए थे? तो यह जो है मठवासी जीवन के नियम, यह भिक्षुओं, किसके लिए? भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए। भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए, समझे? भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए, भिक्षुणियों के लिए जो नियम है वह किस पिटक में मिलते हैं आपको? तो विनय पिटक में। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए अगला जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में आपको क्या मिलेगा? तो सुत्त पिटक में आपको जो है बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। किसके उपदेश? तो गौतम बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश किसमें? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलेंगे आपको, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलेंगे। तो अर्थात बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का मतलब क्या है? तो त्रिपिटक का मतलब है तीन पवित्र ग्रंथ। क्या है? तीन पवित्र ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इस नेपोलियन का कि ये नेपोलियन कौन था। ये नेपोलियन जो है, सिर्फ अगर बात करेंगे इतना होगा कि नेपोलियन कौन था। देखिएगा, नेपोलियन जो है फ्रांस का एक प्रसिद्ध सम्राट था। फ्रांस का प्रसिद्ध सम्राट था। फ्रांस का प्रसिद्ध सम्राट था। पूरा नाम की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट। पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। और यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है सैनिकों के लिए, किस चीज के लिए? तो सैन्य प्रतिभा के लिए यह जो है प्रसिद्ध था। सैन्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। उसी प्रक्रिया से, उसी तरीके से भारत का एक राजा हुआ करते थे, भारत का एक राजा हुआ करते थे समुद्रगुप्त। क्या नाम है उनका? समुद्रगुप्त। समझे? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और यह समुद्रगुप्त भी जो है भारत का सैन्य प्रतिभा में काफी प्रख्यात थे। सैन्य प्रतिभा में काफी प्रसिद्ध थे। समझे? सैन्य प्रतिभा में काफी प्रसिद्ध थे। इसलिए भारत के सम्राट जो पुराने जमाने में थे, प्राचीन गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में, समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समझे? समुद्रगुप्त को। और यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया था कि भारत को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया था। यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो यह उपाधि जो दिया गया था V.A. स्मिथ के द्वारा, V.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। V.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन किसको घोषित किया गया था? तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। समझे? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली अर्थात बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? देखिएगा, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू करा था? ठीक है, देखिए बाजार नियंत्रण नीति क्या था? बाजार नियंत्रण नीति जो है लाया गया था मुख्य रूप से महंगाई की रोकने के लिए। ठीक है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, 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 समझे, लाया गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। और
बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, तो यह किसने लाया था? तो यह लाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा लाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, इसमें से बात करेंगे इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश इन्होंने इक्ता प्रणाली शुरू किया था। कौन सा प्रणाली? तो इक्ता प्रणाली। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। बात करेंगे बलबन की, तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कौन? तो बलबन। और मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है यह इन्होंने, ये किस लिए फेमस था? तो इसने जो है एक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। कौन चलाया था? सांकेतिक मुद्रा चलाया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। समझे? सब कुछ क्लियर हो गया इसका। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? देखिए, वर्तमान में यह जो साम्राज्य है वह कर्नाटक के अंदर कहलाता है, कर्नाटक। समझे? कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है ये। समझे? कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और विजयनगर की राजधानी की अगर हम बात करें, विजयनगर की राजधानी, समझे, विजयनगर की राजधानी, तो विजयनगर की राजधानी जो है उस टाइम पे हम्पी हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? हम्पी। हम्पी, विजयनगर का राजधानी कहाँ हुआ करता था? विजयनगर ही। और वर्तमान में वो शहर कौन सा, किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे दो भाइयों ने, कितने भाइयों ने? दो भाइयों ने, दो भाइयों ने, दो भाइयों ने मिलकर किया था, दो भाइयों ने मिलकर किया था। और उस भाई का नाम क्या है? तो उस भाई का नाम है हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। समझ में आया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने मिलकर के किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर। वर्तमान में हम्पी, वर्तमान में कौन सा नाम से जाना जाता है विजयनगर? तो हम्पी। कहाँ है? अभी किस राज्य के अंतर्गत है? तो वो कर्नाटक के अंतर्गत। स्थापना कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा क्वेश्चन है? अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? देखिए, बात करेंगे हम अस्थाई बंदोबस्त की, बात करेंगे हम अस्थाई बंदोबस्त की। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? एक भू राजस्व प्रणाली है। क्या है? एक भू राजस्व प्रणाली है। क्या है? भू राजस्व प्रणाली है। समझे? भू राजस्व प्रणाली है। अस्थाई बंदोबस्त क्या, कैसा प्रणाली है? किस चीज के लिए? तो भूमि के लिए। किस चीज के लिए है? तो भूमि के लिए। भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली। इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता था कि जमींदारों को एक निश्चित राशि सरकार को देनी होती थी। जमींदार को, जमींदार जो है सरकार को एक निश्चित राशि देने के बाद भूमि का मालिक, भूमि का मालिक, भूमि का मालिक जो है अस्थाई रूप से कौन हो जाता था? भूमि का मालिक जमींदार बन जाता था। कौन बन जाता था? जमींदार बन जाता था, बन जाता था। समझे? जमींदार कुछ पैसा जो है सरकार को देती थी, ब्रिटिश सरकार को, और उसके फलस्वरूप में, उसके बदले में भूमि का अस्थाई मालिक कौन बन जाता था? तो जमींदार। तो यही है भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, तो भू राजस्व प्रणाली की अगर हम बात करें स्थापना की, ठीक है,
भू राजस्व प्रणाली की स्थापना यानी इसका अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की अगर स्थापना की बात करें तो वो है 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो एक भू राजस्व प्रणाली है और इस प्रणाली में जमींदार जो है सरकार को कुछ पैसा देता है और उसके बदले में वह भूमि का अस्थाई मालिक बन जाता है। बात करते हैं हम वॉरेन हेस्टिंग्स की, बात करते हैं हम वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बना था? तो 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? 1773 ईस्वी में तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में? कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लाता है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें अगर हम तो यह सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि, सहायक संधि किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक तो इन्होंने सती प्रथा, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन मींस खत्म, सती प्रथा का खत्म किया था। कब? 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। देखिए अगर का बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का तो वो है एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है 1917 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, 1917 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता, इस कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता कौन करती है? तो एनी बेसेंट करती है। कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें एनी बेसेंट का तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की एक महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। कौन? तो एनी बेसेंट। समझे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, पहली महिला अध्यक्ष बनती है। चलिए बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, 1925 कानपुर, 1925 कानपुर। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, मतलब अध्यक्षता किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष जो है कब बना था? तो 1925, 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन। कौन? तो सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। बात करेंगे हम मैडम भीकाजी कामा की, मैडम भीकाजी कामा की। तो मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा तो यह जो है 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में जर्मनी में, कहा में? जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। तो जर्मनी में जो है पहला, जर्मनी में पहला बार, यानी सबसे पहले बार जो है जर्मनी में पहले बार, प्रथम बार, सर्वप्रथम, यानी इसको सर्वप्रथम आप लिखिए, जर्मनी में सर्वप्रथम, जर्मनी में सर्वप्रथम, जर्मनी में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। समझे? 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराया था,
कौन सा ध्वज फहराया था? भारतीय ध्वज फहराया था। यानी तिरंगे झंडे को फहराने के लिए पहले बार जर्मनी में किसने लहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। चलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? देखिए किसके बीच हुआ था? 1932, पूना पैक्ट 1932। देखिए बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए का, गांधी इरविन। तो गांधी और इरविन के बीच में जो है 1931 में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 होता है। पूना पैक्ट 1932 में होता है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट। तो चलिए पूना पैक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि पूना पैक्ट क्या था। देखिए पूना पैक्ट की अगर हम बात करें, पूना पैक्ट तो यह 1932 में जो है यरवदा जेल में हुआ था। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में। कहां हुआ था? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में थे महात्मा गांधी, और वहीं पर गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है, गांधी और अंबेडकर के बीच में कुछ समझौता होता है, कुछ वार्तालाप होता है, उसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। 1932 यरवदा जेल में हुआ था। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में। पहला जानकारी। दूसरा क्या है कि पूना पैक्ट क्या था? तो यह जो है निर्वाचक मंडल के बजाय, यानी बी आर अम्बेडकर जो है निर्वाचक मंडल नहीं चाहते थे, एक अलग निर्वाचक मंडल नहीं चाहते थे। निर्वाचक मंडल का विरोध, निर्वाचक मंडल का विरोध किया था, निर्वाचक मंडल का विरोध किया। और तो मांग क्या किया? तो मांग किया था अस्थाई, मतलब मांग किया था प्रांतीय विधानसभा में आरक्षण। प्रांतीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में सीटें आरक्षित, यानी आरक्षित सीटें। ठीक है, आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटों की मांग करी थी कि उनको जो है अपने जाति के लोगों के लिए, मतलब आरक्षण के लिए जो है सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाए, फिक्स किया जाए कि इतने सीट पर जो है दलितों के लोग आएंगे। ठीक है, उसको निर्वाचक मंडल का विरोध किया था, अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया था, समझे? यानी उसको अलग निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए था, जो 1909 में लाया था पार्लियामेंटो सुधार में, समझे? देखिए तो क्या क्या जानकारी मिल गई आपको? गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में कहां हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, तो इस पूना पैक्ट में क्या हुआ था? इन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया था और मांग किया था प्रांतीय विधानसभा में आरक्षित सीटें, यानी प्रांतीय विधानसभा में सीटें आरक्षण, सीट का आरक्षण मांगा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो हम सबसे पहले अगर बात करें मौलिक अधिकार का, क्या बात करेंगे हम लोग? मौलिक अधिकार। देखिएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है मौलिक अधिकार, समझे? और भाग 3 में है। कहां है? भाग 3 में है। और कहां से लिया गया था? तो यह जो है मौलिक अधिकार जो है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। टोटल कितने अधिकार हैं? तो टोटल जो है 6 प्रकार के अधिकार हैं, 6 प्रकार के अधिकार हैं। चलिए अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार बात करने से पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समझे? विधि के समक्ष समानता मतलब जो है कानून के सामने सभी को बराबर रखा जाए, अनुच्छेद 14।
ठीक है। अनुच्छेद 19 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, ठीक है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो इसमें है जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता यानी वो अपने इच्छा से जो है जीवन को जी सकता है, जीवन को जी सकता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी यानी यही है आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, समझे। और बी आर अम्बेडकर साहब अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल कहते हैं यानी संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, समझे, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है यानी संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्या कहा है? हृदय कहा है, मीन्स हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है। किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। समझ गए? चलिए एक बार रिपीट मार लीजिए। अनुच्छेद 14 तो विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 32 संविधान में संविधान को आत्मा और हृदय कहा गया, संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। बात करेंगे मौलिक अधिकार, कहां से लिया गया? तो यूएसएस है। कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक आता है। भाग कौन सा? तो भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3। कितने प्रकार के टोटल मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के। पहले कितना था? 7। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, समझे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए अगर हम बात करें महाभियोग की तो महाभियोग से जो है, महाभियोग का मतलब क्या है? महाभियोग का मतलब है किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति को पदच्युत करने का एक प्रक्रिया, मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, समझे। महाभियोग का मतलब क्या होता है? पद से हटाने की प्रक्रिया। तो अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग अगर लगाया जाएगा तो उससे महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना होगा। 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व क्या होगा? उसको सूचना देना होगा, समझे। 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। अब बात करते हैं एक एक करके अनुच्छेद पर। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या है? तो अनुच्छेद 52 है कि राष्ट्रपति का पद यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 123 की बात करें, अनुच्छेद 123 तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123। क्षमादान 72, राष्ट्रपति 52। तो बच गया कौन? ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी 61। 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को यानी जो ऊंचे पदों पर होते हैं जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना, तो उस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली। तो बात करते हैं पहले त्रिस्तरीय प्रणाली की। तो 3 स्तर पर, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर
पंचायत समिति, क्या है, पंचायत समिति। और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद, समझे, जिला परिषद क्या है, तीसरा नंबर पर जिला परिषद, जिला परिषद, समझे, जिला परिषद तीसरा नंबर पर जिला परिषद। तो यह 3 स्तरीय प्रणाली का सिफारिश जो है किस समिति के द्वारा किया गया था, किस समिति के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किया था। चलिए बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है, स्वर्ण सिंह समिति जो है मौलिक कर्तव्य का सिफारिश किया था। किसका सिफारिश किया था, तो मौलिक कर्तव्य का। जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के को में 11 गो, वो किस समिति के द्वारा बनाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाया गया था। बात करते हैं सरकरिया आयोग। तो सरकरिया आयोग यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में लाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति बात करेंगे, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति एक ऐसा शब्द है इकोनॉमिक्स का जो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, यानी सामान्य से अधिक हो जाना, सामान्य से अधिक होना, सामान्य से अधिक होना, सामान्य से अधिक होना। और यहाँ पर जो है पैसे का वैल्यू कम हो जाना, यानी जो है मुद्रा की वैल्यू कम होना, मुद्रा की वैल्यू कम होना, मुद्रा की वैल्यू कम होना, कम होना। इसका मतलब क्या है, दूसरा लाइन को समझिएगा, आपको मुद्रास्फीति समझ में आ जाएगा। मुद्रा की वैल्यू कम होने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में पहले 4 किलो अगर आटा खरीदता था, 4 किलो आटा खरीदता था, और वहीं अभी जो है 100 रुपए में 2 किलो भी आटा ढंग से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गया है। मुद्रास्फीति क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ जाने से वस्तु की क्रय शक्ति घट जाती है। क्या होती है, क्रय शक्ति, यानी खरीदने की क्षमता घट जाती है। यानी पैसा, जितना पैसा से पहले खरीदते थे अब वह उतना नहीं खरीद सकते हैं, क्रय शक्ति घट जाती है। मुद्रास्फीति से क्या होता है, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर उसका घट जाता है। क्या होता है, क्रय शक्ति कम हो जाता है, यानी घट जाता है। और मुद्रास्फीति को नापने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझे, समझ में आ गया। मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति वही है कि जब वस्तु का कीमत जो है सामान्य से अधिक हो जाता है और किसी भी पैसे से क्रय शक्ति घट जाती है, यानी खरीदने की क्षमता घट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इससे पहले जो कौन सा आयोग चलता था, तो इससे पहले चलता था योजना आयोग। कौन सा आयोग चलता था, योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। तो योजना आयोग के जगह पर क्या आ गया, तो नीति आयोग। योजना आयोग के जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग। और नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है थिंक टैंक योजना पर आधारित है। थिंक टैंक योजना पर, थिंक टैंक योजना पर आधारित है। थिंक टैंक
योजना पर आधारित है। समझे, नीति आयोग क्या है, तो थिंक टैंक योजना पर आधारित है। थिंक टैंक योजना पर आधारित है नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जैसे योजना आयोग में अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री, उसी तरीके से नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या भैया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। जो जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार पटेल वैसा कोई बुक इसका फेमस है नहीं या लिखा नहीं होंगे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र की अगर बोस बात करें तो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बात करते हैं अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है। देखिए यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तक है और प्राचीन भारत में जितने भी पुस्तक हैं फेमस सभी को मैंने एक अलग चैप्टर में ही करा रखा है। वीडियो में जाइएगा थंबनेल में आपको मिल जाएगा। प्राचीन भारत के लोकप्रिय पुस्तक, प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के लोकप्रिय पुस्तक, लोकप्रिय पुस्तक, समझे, लोकप्रिय पुस्तक। एक वीडियो है बना हुआ, इसको देख लीजिएगा, आपको सारा बुक याद हो जाएगा। मुद्रा राक्षस, शूद्रक, आपको मृक्ष कटिक्कम सब वही मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, देखिए अर्थशास्त्र जो है के लेखक जो है कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य। चाणक्य, जिसका एक और नाम है बताइएगा, विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। बात करते हैं अर्थशास्त्र का, तो यह इसमें जो है राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित जानकारी मिलती है। राजनीति से संबंधित जानकारी है। किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित, मतलब राज व्यवस्था से संबंधित है। और यह जो थे चाणक्य जो थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कह सकते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। कौन थे, सलाहकार थे, ठीक है, सलाहकार थे। और इसी के बदौलत, इसी के बदौलत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के बदौलत। चलिए बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास का प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको पता होगा, मेघदूतम। क्या नाम है, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम। ये सभी किसके लेखक हैं, लेखक इसके कौन है, तो कालिदास। कौन है, कालिदास। और बात करेंगे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट जो है कौन सा पुस्तक लिखा था, तो एक इसका पुस्तक है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखा था, बाणभट्ट ने। पतंजलि की बात करें तो इसकी पुस्तक है महाभाष्य। कौन सी पुस्तक है, महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने। हर्षचरित्र बाणभट्ट। और अर्थशास्त्र कौटिल्य, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बिहार दिवस कह लीजिए या बिहार स्थापना दिवस कह लीजिए, ठीक है, बिहार स्थापना दिवस, बिहार दिवस कह लीजिए या बिहार स्थापना दिवस। तो यह जो है
22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, तो 22 मार्च 1912 को जो है अंग्रेज बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया था, बिहार को अलग कर दिया था, बिहार को अलग कर दिया था, ठीक है, अलग कर दिया था, बिहार को अलग कर दिया था। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करके एक नया राज्य बना दिया था, एक नया प्रांत गठन कर दिया था। तो इसी दिन को मतलब 22 मार्च को ही हम बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, उड़ीसा दिवस मनाते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। देखिए बिहार का राजकीय पक्षी, आपका ऑप्शन नंबर ए मोर जो है वो भारत का राजकीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। तो बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो गोरैया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिएगा विक्रमशिला नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये कहां पड़ेगा आपको, तो भागलपुर में पड़ेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य तो कहां, भागलपुर में। पटना में अगर आप बताइए एक चीज है फेमस, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है, ये चिड़ियाघर है संजय गांधी जैविक उद्यान। कहाँ है, तो पटना में, ठीक है, कहाँ है, पटना में। मुंगेर में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, क्या नाम है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करें तो वो ग्रंथि है यकृत। कौन सी ग्रंथि है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर, समझे। देखिए बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ को जो है, पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। और यकृत जो है यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त का उत्पादन करता है। यह क्या करता है, पित्त का उत्पादन करता है, पित्त का उत्पादन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो का पूरा नाम बताइए। देखिए इसरो का पूरा नाम क्या पूछा है, इसरो का पूरा नाम मीन्स ISRO, ठीक है, ISRO। तो इसरो का जो पूरा नाम होगा, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन साइंटिफिक ये गलत हो गया, इंडियन स्पेस, इंटरनेशनल ये गलत हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में
इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय भारतीय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बात करते हैं हम इसरो की। बात करते हैं हम इसरो की। तो इसरो की स्थापना इसरो की स्थापना तो इसरो की स्थापना जो हुआ था, इसरो का स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए चिपको आंदोलन आप सभी को पता होगा। चिपको आंदोलन आप सभी को पता होगा। इसके एक नेता प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके नेता जो इसके नेतृत्व करता थे नेता, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, और यह कब घटा था चिपको आंदोलन? तो यह हुआ था 1973 में। 1973 में उत्तराखंड में। क्या हुआ था? उत्तराखंड में। अब चिपको आंदोलन की स्टोरी सुनिए। चिपको आंदोलन क्या था कि 1973 में उत्तराखंड में जो है पेड़ों को काटा जा रहा था। पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उसी को बचाने के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ठीक है, लोग जो है पेड़ से चिपक जाते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। तो इसीलिए उस आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन नाम दिया गया। तो यह एक तरीके से वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। समझ में आया क्या? चलिए बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, देखिए इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग तो दूसरा चीज है, इसी की बदौलत होता है, जिसको बोलते हैं भौगोलिक तापमान में वृद्धि। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक और है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, समझे। लेकिन अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो ये है O2, नाइट्रोजन N2। ठीक है, आर्गन तो AR, आर्गन की संख्या 18, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, समझे, ऑक्सीजन का 8। और वायुमंडल में चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, और यह एक विषैला गैस होता है, समझे, जो कि सांस लेने में तकलीफ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहते हैं, और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस में और भी कुछ आते हैं नाम, तो एक है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी N2O, क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, N2 या NO2 होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, N2O, जरा आप ध्यान देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क, देखिए सार्क की अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म, सार्क का हम बात करते हैं फुल फॉर्म से पहले, तो S फॉर साउथ, साउथ एशियन, साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है,
देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन। अब इसका जो है, इसका सबसे अगर हम बात करें, सबसे अगर हम पहले बात करें स्थापना की, क्या बात करेंगे, स्थापना की, तो सार्क की स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है। 8 दिसंबर 1985 को होता है, 8 दिसंबर 1985 को होता है। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। और सार्क में टोटल 8 गो देश है। सार्क में टोटल कितना देश है, तो 8 गो देश है। कितना देश है, 8 गो देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। देखिए रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस दिवस आप लोग एक मनाते होंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, समझे, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो हम मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो हम मनाते हैं, वो मनाते हैं 8 मई को। कब मनाया जाता है वह, 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई को। देखिए हुआ क्या था, 1863 में इसकी स्थापना, इसकी स्थापना रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में होता है। और किस लिए किया जाता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य जो होता है युद्ध और आपदाओं में, युद्ध और आपदाओं में घायल लोगों का मदद करना, घायल लोगों का मदद करना, घायल लोगों का मदद करना, ठीक है, घायल लोगों का मदद करना, ठीक है। अगर आप देखिएगा रेड क्रॉस का सिंबल तो इस तरीके से होता है, लाल कलर में इस तरीके से इसका सिंबल होता है, जो डॉक्टरी सलाह का जो है, डॉक्टरी ऑफिस का संकेत होता है, ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है, रेड क्रॉस की स्थापना बात करते किसने किया था, तो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने किया था। हेनरी ड्यूनेट ने किया था। किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट ने। रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो 8 मई को मनाया जाता है। स्थापना 1863 ईस्वी में। किस लिए, तो घायल लोगों को मदद करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में तो ये है कि श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। देखिए श्वेत क्रांति, अगर हम बात करें अंडा उत्पादन तो इसको बोलते हैं रजत क्रांति। क्या बोलते हैं, रजत क्रांति मीन्स सिल्वर, क्या है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। मछली उत्पादन तो इसको बोलेंगे नीली क्रांति। क्या बोलेंगे, नीली क्रांति। दूध उत्पादन तो यही आपका आंसर है, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति। और इसमें जो है श्वेत क्रांति, इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन, ठीक है। कपास उत्पादन का आप जो है आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना देर से अब रिक्वेस्ट नहीं किए थे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट तो जरूर करिए। कमेंट में आपको करना है जो डाउट है, ठीक है, जो डाउट है, जो मिस्टेक्स है, ठीक है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किसी एक मैथ्स का चाहिए, रीजनिंग का चाहिए, जीके जीएस का चाहिए या अगला सेट चाहिए, ठीक है, आपको कमेंट में कुछ ना कुछ बता के जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 खत्म, आगे बढ़ते हैं 27 में। 27 में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बोल रहा है कि भारत का एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, देखिएगा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है वो है बैरन द्वीप पर। कहाँ है? बैरन द्वीप पर। कहाँ है? बैरन द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप पर। और यह बैरन द्वीप जो है कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। यह पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगर बात करिएगा लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप एक परवाल भित्ति द्वीप है। कहाँ है? तो परवाल भित्ति द्वीप है। परवाल भित्ति द्वीप है, मतलब लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति द्वीप से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगर आप मैप देखिएगा भारत का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ठीक है, इस तरीके से छोटा छोटा द्वीप मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा टुकड़ा है वो लक्षद्वीप में ही है। और यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इधर वाला जो है बंगाल की खाड़ी है, और इधर वाला जो पश्चिमी घाट में है वह अरब सागर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 28 कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? अगर बात करें हैं 21 वर्ष की, तो 21 वर्ष जो है ग्राम पंचायत का चुनाव आप लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत का आप चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात ग्राम पंचायत का सदस्य आप बन सकते हैं 21 वर्ष की आयु में। और 18 वर्ष की आयु में आप क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में आप क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए आपके उम्र चाहिए वो चाहिए 25 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए आपको? 25 साल। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, बात करते हैं 30 वर्ष की, तो बात करते हैं 30 वर्ष की। तो 30 वर्ष जो है, 30 वर्ष यह जो है यह राज्यसभा के लिए है। किसके लिए है? राज्यसभा के लिए है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। और 35 वर्ष में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 35 वर्ष में क्या है? राष्ट्रपति बन सकता है। क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, कितना साल में? तो 35 साल में। 30 साल में राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, 21 साल में ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है, और 25 वर्ष की आयु में जो है लोकसभा और विधानसभा का भी सदस्य बन सकता है। लोकसभा और विधानसभा का भी सदस्य बन सकता है। और राज्यसभा और विधान परिषद विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ब्लू मून। ब्लू मून की घटना क्या है? ब्लू मून की घटना क्या है? जब चंद्रमा नीला दिखाई देता है, जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा होता है तभी उसको हम कहते हैं ब्लू मून। जब एक ही कैलेंडर के एक महीने में 2 पूर्णिमा दिख जाए, मतलब एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा दिख जाए तो हम उसको बोलते हैं ब्लू मून। क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीतांजलि। देखिए गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीतांजलि के लेखक कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। और इसको 1913 में ही इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह पहला एशिया का पहला व्यक्ति था। यह जो था यह एशिया का पहला व्यक्ति था प्राप्त करने वाला, यानी पहले गैर यूरोपीय थे जो है नोबेल पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ था गीतांजलि में। ठीक है, गीतांजलि के लिए। किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। देखिए जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थंकर हुआ है, ठीक है, अर्थात अंतिम तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर कह लीजिए या अंतिम तीर्थंकर कह लीजिए, ठीक है, अंतिम तीर्थंकर। देखिए तो ये जो 24वां तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन? तो महावीर स्वामी। अगर बात करते हैं ऋषभ देव की, ऋषभ देव की, ऋषभ देव जो थे पहले थे, ऋषभ देव कौन थे? पहले थे। और पार्श्वनाथ 23वां, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वां तीर्थंकर था, ठीक है। और अजितनाथ जो था वह दूसरा था, वह क्या था? दूसरा था। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, 23वां पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, आर्य समाज की स्थापना। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन की बात करें तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। हाँ गल्ला फंस गया यार। देखिए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। और यह 3 व्यक्ति आए थे और उस तीनों का नाम जानना बेहद जरूरी है। और वो तीनों व्यक्ति का नाम था, पहला नाम लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। और दूसरा जो नाम था वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और जो तीसरा नाम था वो था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। यह 3 व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन भारत आया था। एक और मिशन था 1942 में आया था, वो था क्रिप्स मिशन। कौन सा था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, धन विधेयक। धन विधेयक मीन्स मनी बिल। मनी बिल को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें पैसों से संबंधित वो विधेयक होता है और यह केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आप और जोड़ लीजिएगा या बताइएगा कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है, धन विधेयक है, धन विधेयक है, यह कन्फर्म कौन करता है? यानी यह कौन बताता है, कौन बताता है, कौन बताता है कि यह विधेयक जो है धन विधेयक से संबंधित है? तो वह बताया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा बताया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बताया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बताया जाता है। और धन विधेयक पर अंतिम जो है निर्णय, यह धन विधेयक है, वह लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं और केवल इसको लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा केवल 14 दिनों तक उस पर विचार कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें और एक चीज आप बात करिए, बताइए थोड़ा सा कि धन विधेयक किस कौन से अनुच्छेद में आता है? धन विधेयक, तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक आता है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक आता है, समझे, धन विधेयक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है सेबी का मुख्य कार्य क्या है? देखिए सेबी का हम पहले फुल फॉर्म जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है, सेबी का हम पहले फुल फॉर्म जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज,
बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी, ठीक है, सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रतिभूति, इसका मतलब क्या है, प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार, ठीक है। देखिएगा इसका काम क्या है, सेबी का पहले हम बात करते हैं स्थापना, सेबी का स्थापना, सेबी का हम बात करते हैं स्थापना। तो सेबी का स्थापना जो है, सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होता है, 12 अप्रैल 1988 को होता है, ठीक है। और यह जो है होता है, वह होता है गैर सांविधिक के रूप में, क्या होता है, गैर सांविधिक के रूप में होता है, क्या होता है, गैर सांविधिक के रूप में होता है। और इसको फिर 1992 में जो है संवैधानिक अधिकार, मतलब संवैधानिक रूप में दे दिया जाता है, संवैधानिक रूप से इसको, संवैधानिक नहीं, वैधानिक रूप से, क्या होता है, एक होता है वैधानिक, संवैधानिक, समझे, इसको जो है वैलिड कर देता है, वैधानिक कर देता है, क्या है, वैधानिक रूप से जो है 1992 में इसका गठन हो जाता है। अगर सेबी की हम बात करें हेडक्वार्टर, सेबी का अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर, तो वो कहाँ है, तो वो है मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कितना है, कहाँ है, मुंबई में। एक और इससे जानकारी जुड़ा हुआ है, वो नोट करिएगा आप कि इसके एक होते हैं क्षेत्रीय कार्यालय, क्या होते हैं, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। और क्षेत्रीय कार्यालय टोटल 4 गो है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कितना है, तो 4 गो है। कौन कौन है, तो समझिएगा, एक है आपका नई दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली, समझे, एक क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा है, नई दिल्ली। दूसरा कौन सा है, कोलकाता, कौन सा है, कोलकाता। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा जो है आपका वो है चेन्नई, तीसरा कौन सा है आपका, चेन्नई। और जो चौथा कौन सा है, तो अहमदाबाद, कहाँ है, अहमदाबाद। और इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर हो गया मुंबई। अब इसका काम क्या है, तो इसका जो काम है प्रतिभूति बाजार को नियमित करना, प्रतिभूति बाजार को नियमित करना, ठीक है, प्रतिभूति बाजार को नियमित करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं आगे 35 के बाद 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है। देखिए अ सूटेबल बॉय के लेखक जो हैं वो हैं विक्रम सेठ। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। चलिए बात करते हैं सलमान रुश्दी की। तो सलमान रुश्दी के जो पुस्तक है वो है महत्वपूर्ण पुस्तक, कुछ आपको बता रहे हैं, नोट्स कीजिएगा। एक है मिडनाइट चिल्ड्रेंस, मिडनाइट चिल्ड्रेंस, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, मिडनाइट्स चिल्ड्रंस, ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की ये पुस्तक है। एक और पुस्तक है वो है द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज, ठीक है, द सैटेनिक वर्सेज, सलमान रुश्दी की वो पुस्तक है। चलिए अरुंधति रॉय, यह भी बहुत बड़े फेमस लेखक हैं और इसके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अरुंधति का एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन, अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय। अगर झुम्पा लाहिड़ी की बात करिएगा आप, तो झुम्पा लाहिड़ी का भी एक पुस्तक आप नोट कर लीजिए। झुम्पा लाहिड़ी का एक पुस्तक याद कर लीजिए, द नेम सेक, द नेम सेक, द नेम सेक, ठीक है। चलिए लेट हो रहा है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, बिहार में सोनपुर मेला, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर आयोजित होता है। अगर बात करें सोनपुर मेला, तो यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है ये, पशु मेला। यहाँ पर सभी प्रकार के पशुओं की खरीद बिक्री
होती है, तो यही सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो बिहार में। तो किस नदी पर आयोजित होता है, तो यह जो होता है गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। देखिए रक्त का थक्का बनाने में जो मदद करता है वो होता है विटामिन के। मीन्स जब कहीं कट खुट जाता है, हाथ में चोट लग जाता है, कट जाता है, जहां से ब्लीडिंग होने लगता है, उस पर जो जमने का काम करता है वो करता है विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से इसको स्कर्वी रोग बोलते हैं, इसको रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी रोग, और डी की कमी से रिकेटस। क्या होता है, रिकेटस, समझे। और अगर के नहीं रहेगा आपके पास तो थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, ब्लीडिंग ज्यादा होगा, रुकेगा ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है। देखिए रामसर साइट्स अक्सर आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे, रामसर साइट। ठीक है, तो इसका जो है रामसर साइट यानी रामसर का सबसे पहले नंबर तो आप समझिएगा, रामसर एक स्थल है। क्या है, रामसर, रामसर एक स्थान है, रामसर एक स्थान है। और यह रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए। रामसर कन्वेंशन की स्थापना, रामसर कन्वेंशन की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। और यह रामसर कहाँ है, तो ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है। रामसर शहर ईरान में स्थित है। आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए जो है रामसर कन्वेंशन का गठन किया गया। ठीक है, कब, तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। हम आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं 2 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता होगा, ये पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अगर यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करिए तो यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया। ईएससीओ का पढ़ लीजिए, ई से हो जाएगा एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। क्या हो जाएगा, एजुकेशनल। एस फॉर साइंटिफिक, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक, SCIENTI साइंटिफिक, साइंटिफिक क्या हो गया, साइंटिफिक। एंड कल्चरल, CULTURAL कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यह जो है सांस्कृतिक जो होते हैं, कल्चरल लोकेशन होते हैं, साइट्स होते हैं, उसको ये संरक्षण प्रदान करते हैं यूनेस्को। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में है। कहाँ स्थित है, पेरिस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, देखिए अष्टध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अगर बात करते हैं पतंजलि की एक पुस्तक है, पतंजलि की एक पुस्तक क्या है, तो पतंजलि की एक पुस्तक क्या है बताइए, महाभाष्य। क्या नाम है, महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन, पतंजलि। पाणिनि, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के लेखक कौन, तो पाणिनि। कात्यायन की एक पुस्तक है गार्गी संहिता। क्या है, गार्गी संहिता। कात्यायन की एक पुस्तक है गार्गी संहिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दिन ए इलाही नामक, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था। दिन ए इलाही नामक धर्म जो है किसने शुरू किया था, तो यह जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दिन ए इलाही नामक धर्म जो है अकबर ने 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में जो है इलाही धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, दिन्ने इलाही। और यह दिन्ने इलाही जो था सभी धर्मों से मेलजोल करने के लिए जो है दिन्ने इलाही धर्म की स्थापना शुरू किया था। किसने, तो अकबर ने। ठीक है, अकबर ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इमोशनल चीज है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? तो अमृतसर में है। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जो है हमला हो गया था। सभी लोग वहां भीड़ इकट्ठा किया था एक आंदोलन करने के लिए, समझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अच्छा, एक और बात करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री किसका शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है और सभी मंत्री को भी, केंद्रीय मंत्री को। 45। गरीबी हटाओ का नारा, देखिए गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था 1969 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में दिया होगा, सॉरी 1969 या 74 75। गरीबी हटाओ नारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो है 1974 से 79, 1974 से 79। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होता है? यानी क्वेश्चन है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 40, लोकसभा सीटों की संख्या है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। विधानसभा सीटों की संख्या है 243, विधानसभा सीटों की संख्या है 243। और विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद, विधान परिषद की जो संख्या है वो है 75, विधान परिषद की संख्या 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मींस E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। गैलीलियो गैलीली यह जो है दूरबीन का खोज किए थे। किस चीज का खोज किए थे? दूरबीन का खोज किए थे। ठीक है, और ये मैडम क्यूरी जो है रेडियम धातु की खोज करी थी, रेडियम की खोज करी थी। किसने, किस चीज का? रेडियम का खोज किया था। आइजैक न्यूटन बल तथा उसके गति के नियम, बल तथा गति के नियम किसके द्वारा? गति के नियम। ठीक है, किसके द्वारा? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। और आइजैक न्यूटन को जो है फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स मींस भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में हुआ था 1973 में शुरू हुआ था, बाघ को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आसियान, आसियान में कितने सदस्य हैं? आसियान में जो है कितने सदस्य हैं वो जानने से हम सबसे पहले नंबर ये बात करते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एसोसिएशन ऑफ
आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशंस मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का फुल फॉर्म। अगर आसियान की स्थापना की बात करें, एशियन की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 8 अगस्त 1967 को, 1967 को। कहां पर? तो बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक में। कहां हुआ था? बैंकॉक में। कहां पड़ता है यह? तो थाईलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो बैंकॉक में जो है आसियान का स्थापना हुआ था, बैंकॉक में आसियान का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में टोटल जो है 10 गो सदस्य है। कितना सदस्य है? 10 सदस्य है। कितना है? 10 सदस्य है। चलिए, आज का टोटल 50 क्वेश्चन, हमने 1 to 50 कर लिया है। खत्म हो गया सेशन। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कुछ अपना कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। कुछ जो भी आपका सुझाव हो, उपाय हो, जो मिस्टेक्स हो या फिर डाउट हो, और लाइक कर दीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो ऐसे भी मॉक टेस्ट चलते रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के भी थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्लासेस कराए जाते हैं। चलिए, मिलते हैं सेट नंबर 2 में, अगले क्लास में। धन्यवाद।